उत्तर प्रदेश में अब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जोरदार तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आज प्रदेश के 18 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलनों, ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में होने वाले इस सम्मेलन की जिम्मेदारी ली और वहां पर पहुंचकर उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी किया। इसके साथ ही 17 अन्य जिलों में भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और इनके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन के महामंत्री सुनील बंसल को भी प्रबुद्ध वर्ग को अपने पाले में लाने का जिम्मा दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव करीब आते ही सभी पार्टियों ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग को अपनी ओर खींचने का प्रयास तेज कर दिया है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए चल रहे सपा और बसपा के प्रबुद्ध जन सम्मेलनों के बीच अब बीजेपी भी सभी जाति वर्ग से आने वाले प्रबुद्ध जन को आकर्षित करने के लिए सम्मेलन करने जा रही है। आज से 18 संगठनात्मक महानगरों से शुरुआत हो चुकी है और 20 सितंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे आयोजन किए जाएंगे। तो समाज के प्रबुद्ध वर्ग में बीजेपी की अच्छी पैठ मानी जाती है। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बता देना चाहती है कि सरकार ने किन किन क्षेत्रों में क्या काम किया है। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का निर्णय लिया गया है। इस अभियान में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश से सांसद बने केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। सम्मेलन में आने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, शिक्षक आदि से सरकार की रीति नीति पर चर्चा करने और सुझाव लेने की योजना बनाई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनावी तारीख आते आते जातियों का गणित बाकी मुद्दों पर भारी पड़ने वाला है? क्या जाति और वर्ग की राजनीति से ही यूपी में चुनावी नैया पार लगेगी? खबरनामा में कुछ ऐसे ही धारदार सवालों के साथ सपा भाजपा नेताओं से करेंगे आज की डिबेट। तो बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज से शुरुआत हो चुकी है। 18 जिलों में आज ये प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी यानी काशी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और वहां पर प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को जो है संबोधित किया है। तो इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी शाही जी। ये जो आपने नाम तो दिया है बड़ा खूबसूरती से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके पीछे आप ब्राह्मणों को साधने की बात कर रहे हैं। जो भाजपा और सपा अभी तक ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही थी, अब उससे भयभीत होकर आपने भी ब्राह्मणों के पास जाने का मन बनाया है। पवन जी, हमारा नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है और उसमें एक नारा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया है, सबका प्रयास। तो इसमें हम किसी वर्ग को लेकर, किसी जाति को लेकर, किसी धर्म को लेकर हम अपनी राजनीति नहीं करते हैं। ये समाहित है इस नारे में। उसी की अगली कड़ी है, पूरे प्रदेश की जनता ने हमको 2014, 2017, 2019 में अपार आशीर्वाद के रूप में जन समर्थन दिया था। आज हमको वही चीजें सरकार जब हम चला चुके हैं, अगली बार चुनाव आना है, फिर से उनको हम जन आशीर्वाद के यात्रा के माध्यम से और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने की हम तैयारी कर रहे हैं, जो आज से शुरू है। अब हमने देखिए दूसरी जातियां क्या कर रही हैं, कोई ब्राह्मण, कोई अन्य जातियां। मैं कहता हूं कि क्या ब्राह्मण ही प्रबुद्ध है? सारे अगड़े प्रबुद्ध हैं, सारे पिछड़े प्रबुद्ध हैं, दलितों में भी प्रबुद्ध हैं। तो हमने जात वर्ग तोड़ने का काम किया है और हम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के माध्यम से सबके पास जा रहे हैं। पवन जी, हमारा कोई एजेंडा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे या सिर्फ क्षत्रिय सम्मेलन करेंगे या वैश्य सम्मेलन करेंगे। हम लोगों ने अपने नारे को चरितार्थ करते हुए पूरे प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर जाने का फैसला किया है। जो हमारे, चूंकि हमारे पास इस समय मतलब बड़े नेताओं का, नामचीन नेताओं का अंबार लगा हुआ है प्रदेश से लेकर केंद्र में, क्योंकि हम सबसे ज्यादा राज्यों में सत्ता में हैं, केंद्र में हमारी सत्ता है। तो सभी नेताओं को, सभी लोगों को हमने वहां पर एक एक करके भेजा है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद आज जो है उसका उद्घाटन किया। तो सब लोग जाएंगे और हम अपनी चीजों को एक प्रबुद्ध वर्ग के बीच में अपनी चीज को बताएंगे कि जो विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, जो विरोधी दल आज जो है किसानों के सियासत के बहाने बंदूक रखकर जो चीजें कर रहे हैं, किसान को बहाना बनाकर
सियासत का निशाना लगा रहे हैं। तो इन सब चीजों के भ्रम को तोड़ने के लिए हमने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया है। जी अश्विनी साई जी, मैंने पहले ही कहा कि बड़ी ही चतुराई से आपने इसको प्रबुद्ध वर्ग का नाम दे दिया है, लेकिन जनता को एक मैसेज देना है। मेरी बात सुन लीजिए, जनता को जो आपको मैसेज पहुंचाना था, आपने अपने इस प्रबुद्ध वर्ग जो आपने एक अभियान चलाया है, इसका प्रभारी किसको बनाया? कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराने वाले और ब्राह्मण नेता सुब्रत पाठक को इसका प्रभारी बनाया। संदेश तो साफ दे दिया कि ब्राह्मणों के लिए ही है। देखिए पवन जी, ये सोचने वाली बात है। और राजनीति में एक एक छोटी छोटी चीज का ना संदेश होता है, आप भी जानते हैं। नहीं, संदेश एकदम होता है। और पब्लिक को जो संदेश आप देना चाहते थे वो डिलीवर हो चुका है। पवन जी, क्या सुब्रत पाठक जी हमारे यहाँ अकेले सांसद हैं? क्या अकेले मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में? हमारे 60 से ऊपर सांसद हैं, उसमें कितने ब्राह्मण हैं? हम क्या उनको काट दें? राजपूतों को छोड़ दें? ओबीसी को छोड़ दें? हम कहीं नहीं छोड़ सकते। ये सबको मिलाकर एक समाज बनता है। और हम अपने लोगों को, हमारे पाठक जी जो है यहाँ पर जो सबसे ऊर्जावान विभाग होता है, चाहे किसी दल का हो, वो युवा मोर्चा होता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पास ऊर्जा है, उनको पूरा प्रदेश का हर एक नेता जानता है, हर एक कार्यकर्ता जानता है। तो उनके पास हमने संयोजक बनाया। अब संयोजक भी हमको पूछ के बनाना पड़े कि कांग्रेस वाले, सपा वालों से कि किसको संयोजक बनाएं, तो फिर ये तो बड़ी दयनीय स्थिति हमारी है। और उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अपना निर्णय लेने की हैसियत रखती है। और उस स्थिति में है कि हमारे नेता, जो बड़े नेता हैं, उनको काम सौंपा जाए। ठीक है। शुरुआत आज किसने की? शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, माननीय राधा मोहन सिंह जी ने की। ये क्या ये भी ब्राह्मण है? आप कहते हैं ना, एक तरफ से तो हम शुरू करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जाति ने पूछो शादी की, उनकी कोई जाति नहीं है। लेकिन राधा मोहन सिंह जी तो राजपूत है। ब्राह्मण अगर हमारा है तो ये लिस्ट तो पूरी पढ़कर मैंने बता दी कि कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है। जब मैंने अपनी शुरुआती लाइनें जो इंट्रोडक्शन की होती है वो मैंने बताया, उसमें आपके एक नेता का नाम बता दिया था, लेकिन सवाल जहां पर उठता था वो भी मैंने आपको बता दिया। खैर, इसी बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल सक्सेना जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अतुल सक्सेना जी एनबी न्यूज पर। आज जो आपने 30 साल बाद किया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन जिसको नाम दिया जा रहा है, उस पर बीजेपी भी आगे आ गई है और बीजेपी भी आज से लेकर और बताया जा रहा है कि 20 सितंबर तक इसी तरीके के सम्मेलन करेगी। इन्होंने नाम दिया है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। आपने भी इसी तरीके का नाम दिया था और बलिया से आपने शुरुआत की थी। क्या अब सारे मुद्दे गौण हो गए और अब जाति, वर्ग और इन्हीं सम्मेलनों की राजनीति होगी? इसी के माध्यम से अब आप जनता को लुभाएंगे? देखिए, आज भाजपा प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। सबसे पहले भाजपा कहाँ थी? आज शिक्षक के मौके पर आज भारत के उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आत्मा भी इनसे पूछ रही होगी। इस तरीके से कोरोना काल में इन्होंने आंकड़े दिए कि सर पंचायत चुनाव में जो शिक्षकों की ड्यूटी लगी, तो इन्होंने आंकड़े लिए केवल 3 लोगों की जान गई। जबकि शिक्षक संघ ने जो सूची जारी करी उसमें कहा गया भी 1600 से ज्यादा लोगों की, शिक्षकों की जान गई। तब जाकर के भाजपा इस पर साइलेंट हुई। तो उनके परिवारों को क्या देने का काम किया भाजपा की सरकार? शिक्षा मित्र से इन्होंने जो वादे किए थे, इनके घोषणा पत्र में जो इनका संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए कि शिक्षा मित्र को हम समायोजित कर लेंगे। तो शिक्षा मित्र को इन्होंने कहाँ समायोजित करा, बल्कि शिक्षा मित्र को तो ढकेलने का काम किया, लाठी बांधने का काम किया, सर फोड़ने का काम किया। तो आज प्रबुद्ध सम्मेलन करने का, जो गुमराह करने का काम फिर से भाजपा कर रही है। और एक तरफ मुजफ्फरनगर में देख रहे हैं कितना किसानों का हुजूम, महापंचायत चल रही है। दूसरा भदोही में जो शिक्षक सम्मेलन हमारा चल रहा है, आप देख रहे हो कि किस तरीके का जनादेश भदोही में मिल रहा है, किस तरीके का जनादेश किसान महापंचायत में किसानों को मिल रहा है। तो आज कोई भी वर्ग हो, चाहे शिक्षक हो, किसान हो, तो सभी वर्ग, व्यापारी हो, सब परेशानी और भाजपा की नीतियों से प्रताड़ित हैं। तो अब इस सम्मेलन का क्या फायदा? अब 3-4 महीने का समय रह गया है, भाजपा ने अब तक कुछ करा नहीं है। जनता को फिर से गुमराह करने के लिए फिर से प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। तो पूछिए कि अब तक इन्होंने क्या करा है। ठीक है अतुल सक्सेना जी, आपकी तबीयत ठीक है एकदम फिटफाट? क्योंकि आमतौर पर जैसे आप बात करते हैं आज शायद वो शैली नजर नहीं आ रही। हो सकता है आपको लग रहा है, एक्चुअली मेरे को टीवी स्क्रीन पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है,
हो सकता है, वैसे तो मैं आई एम पेट पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मानवता के नाते पूछना बनता है। हाँ नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने इस तरीके का सवाल मुझसे करा। थैंकफुल टू यू। बाकी अतुल जी, आप इनसे पूछ रहे हैं, मैंने आपसे पूछा, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। आपने बताया कि ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, अभी तक कहाँ थे। मैंने आपसे पूछा कि 30 साल आप कहाँ थे। समाजवादी पार्टी ने 30 साल तक कोई प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन या ब्राह्मण सम्मेलन नहीं किया था, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है। और दूसरी बात, आज आप भदोही की बात कर रहे थे सर, आपके सर्वोच्च नेता जो अभी इस समय है अखिलेश यादव जी, वो भी भदोही 3 साल बाद पहुंचे हैं। तो सब कुछ चुनाव के आते आते ही तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना। अमर जी, आप ये बताइए, विपक्ष में होने के बाद अखिलेश यादव जी का 365 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि जहां कार्यक्रम नहीं होता। और उत्तर प्रदेश में कोई भदोही तो केवल जिला है नहीं। आप यदि आप 4 साल छोड़ दीजिए, पिछले 90 दिन के अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम निकाल लीजिए और उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में उन्होंने भ्रमण करा है, आप तुलनात्मक अंतर कर लीजिए। आप पर तो आरोप अतुल जी ये लगते रहे कि सिर्फ ट्विटर के सहारे राजनीति कर रहे थे। नहीं, आप पवन जी, आप जो है समाचार चलाते हैं और न्यूज को कवरेज करते हैं, और आपके पत्रकार जाकर के जो कवर करते हैं, तो आपको क्या ट्विटर पे लगता है वो आज भदोही में जो कार्यक्रम हो रहा है वो ट्विटर पे लग रहा है? जो पटेल यात्रा चल रही है वो ट्विटर पे चल रही है। इससे पहले जो ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे थे वो ट्विटर पे चल रहे थे। वो जन क्रांति यात्रा का जो समापन अभी करा 2-4 दिन पहले, जिसमें माननीय नेताजी भी काफी लंबे समय बाद पार्टी ऑफिस आए, तो वो क्या ट्विटर पे सब चीजें चल रही थी। ठीक है, सही है। आप पत्रकार आपको अच्छे एंकर है, आपको चीजों को जनता को सही दिखाना पड़ेगा। नहीं, जो आप पर आरोप लगते हैं उन आरोपों को सामने लाना भी जरूरी है, और बाकी व्यूअर तो डिसाइड कर ही लेता है कि सामने वाला कोई पैनलिस्ट या एंकर जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि व्यूअर आजकल बहुत समझदार है। तुलसी सक्सेना जी, पवन जी, आपका 1 सेकंड और लूंगा। ट्विटर पे तो हम हैं, पर किस बात पे हैं? जब ये अभी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हो जाता है, तो सबसे पहले ट्वीट शोक संवेदना जाहिर करी वो माननीय अखिलेश यादव जी ने करी। ठीक है, तो उस पर आऊंगा मैं, उस समय उस पर भी आऊंगा, पहले थे, उस पर आऊंगा तुलसी, लेकिन उससे पहले ठीक है, आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ। अश्विनी साई जी, ठीक है, आते हैं। अश्विनी साई जी, बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से अभी इन्होंने कल्याण सिंह जी का जिक्र किया, ये बता रहे हैं कि कल्याण सिंह जी की दुखद निधन के बाद भी बीजेपी जो है उनको, उनके निधन को भी भुलाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, कुल मिलाकर सक्सेना जी ने जो है अपने पार्टी का पक्ष रखना ही है, और उन्होंने रखा है। पूरे 4.5 साल में ट्विटर से बाहर अखिलेश जी नहीं निकले हैं। एक यात्रा निकली, उन्नाव तक गई, उसके बाद वहां से वापस आ गई। आज पता नहीं कहां से भदोही गए थे। और जो अभी इन्होंने जिसका जिक्र किया, उसमें सब लोगों ने नहीं देखा, पूरे देश ने देखा कि जिस व्यक्ति ने इस पार्टी की स्थापना की, आज दूसरी बार उसको सभा में किस तरीके से बेइज्जती का सामना करना पड़ा। माननीय नेताजी आते हैं और पूछते हैं कि हमको भी कुछ बोलने दोगे? ये इसका वीडियो प्रमाण मेरे पास है। जिस तरीके से पिछली बार उसी ऑडिटोरियम में हाथ से माइक छीन लिया गया था, वही बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। वो एक जो है सबके सामने है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ट्विटर अपने घर से 150-200 मीटर की दूरी पर श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का आवास, किसी नेता को टाइम नहीं मिला जो उनके आवास तक जाकर श्रद्धांजलि दे सके। ट्विटर पर दिया ना, ट्विटर तो सगल है, ट्विटर तो मतलब सब कुछ है समाजवादी पार्टी का। यही चीजें चली हैं पूरे कोरोना भर। घर में बैठकर यहाँ अखिलेश जी ट्वीट करते थे और दिल्ली से बैठकर राहुल गांधी जी ट्वीट करते थे। ये ट्विटर खेल रहे थे, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया था। इसलिए आपने जो कहा कि जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है, आने वाले दिनों में अब वो रुझान आने शुरू हो गए। सर्वे अभी आया है, देखिए किस तरीके का सर्वे आया है, वो बता रहा है कि कितना मेहनत इनको करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी मेहनत की है और वो कहां पहुंची है। तो इस तरीके की अनर्गल प्रलाप समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस न करे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी हम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं उसमें, हाँ, एक बात और आई है। इन लोगों ने ब्राह्मण सम्मेलन कराया था कुछ दिन पहले, उसमें इनके यहाँ 2 ब्राह्मण नेता थे, हैं भी अभी। उन 2 ब्राह्मण नेता में एक ब्राह्मण नेता का आज एक हमारे हाथ में वीडियो आया है। वो देश के प्रधानमंत्री को किस किस शब्दों से अलंकृत कर रहे हैं
क्या चीजें हैं, क्या संस्कार मिला है, ये परिलक्षित होता है। तो ये इन लोगों का वास्तविक चरित्र कहीं ना कहीं से सपा का आ जाता है सामने, वो दिखाई देता है। इसलिए हम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में, पहले भी मैंने कहा, अतुल जी नहीं जुड़े थे उस समय, शायद या सुना हो, उस समय मैं कह रहा हूं कि हम अपने नारे को चरितार्थ कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जा रहे हैं। और मैं एक नया समाचार बता दूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी को इनके नेता ने अभी कहा था, मनोज पांडे जो इनके मंत्री थे, उनके ऊपर एफआईआर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा दिया है। जी ठीक है। अतुल सक्सेना जी, ये जो बात कर रहे थे अभी, आपने भी जिक्र किया कल्याण सिंह जी का, हालांकि मैं उनको चर्चा में नहीं लाना चाहता था, लेकिन आपने जिक्र कर दिया उसका, तो आप फिर पूछना बनता है। बिल्कुल पास में ही थे अखिलेश जी, वहां पर नहीं पहुंच पाए, वो ट्विटर से कर रहे थे, जाके श्रद्धांजलि दे देते। बहन जी मायावती जी गई थी। देखिए अश्वनी जी, है क्या कि जब तक कल्याण सिंह जी जीवित रहे तब तक तो इन्होंने साइडलाइन रखा, और आज जब वो स्वर्ग को पधार चुके हैं तो उनको भुलाने में लग गए। एक चीज सर अतुल जी, जी ने बहुत सारे आपत्ति थोड़ी सी है, आपसे है। असहमति है इस वजह से है कि आप कह रहे हैं कि जब तक रहे तब तक साइडलाइन रखा। उनके बेटे भी सांसद हैं, उनके पोते भी विधायक हैं, वो पोते तो शायद मिनिस्टर भी हैं, तो और कितना क्या, और उनको तो राज्यपाल भी बनाया गया था। जब तक स्वास्थ्य उनका ठीक रहा तब तक तो सब कुछ ठीक रहा। नहीं तो इन्होंने तो करा ही ऐसा है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी ये करा, सुषमा स्वराज के साथ ये करा, लाल कृष्ण आडवाणी की स्थिति आप देख ही रहे हैं। खैर, अब आप देखिए जो सवाल इन्होंने अश्वनी जी ने करे उस पर मैं अपनी टिप्पणी दे देता हूँ। जैसे इन्होंने नेताजी की बात कही, अश्वनी जी आपको अभी न जाने कितने बरस लगेंगे नेताजी को समझने में, एक चीज। दूसरी चीज, आदरणीय नेताजी का कितना बड़ा प्यार है, मोह है अपने पुत्र से, जो हर एक पिता को अपने पुत्र से होना भी चाहिए और एक पुत्र का पिता के साथ होना चाहिए। तो वो नेताजी और आदरणीय अखिलेश जी में वो सामंजस्यता है जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, वो समझने में आपको बरसों लग जाएंगे। दूसरा, आपने कहा कि भाई हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास आपका दिख रहा है। 10 महीने से बॉर्डर पे धरना चल रहा है, आज किसान महापंचायत चल रही है, पंचायत में 1600 शिक्षकों की जानें चली गई हैं, शिक्षा मित्रों पे लाठियां बरसी हैं, और जिस तरीके से जो है बलात्कार, रेप की घटना उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं। तो सबका साथ, सबका विकास जो आप बात कर रहे हैं, और एक चीज मैं देना चाहता हूँ अश्वनी जी, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जब आएगा जब आप जातिगत जनगणना करा लेंगे। आप तो जातिगत जनगणना में विश्वास ही नहीं रखते हैं, क्योंकि पिछड़ों का तो सम्मान करना आप जानते ही नहीं है भाई। बिना जातियों के तो यूपी की राजनीति में शायद कुछ हो ही नहीं सकता, और जातियां आखिर आ ही गई हैं। अतुल सक्सेना जी, नहीं क्यों नहीं आए आप बताइए। आप बताइए 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई, और ये पिछड़ों की बात जो करती है भाजपा, तो केवल बात करने का काम करती है ना भाई। आप जातिगत जनगणना करा लीजिए, उसके हिसाब से उनका जो वोट शेयर दे दीजिए, का सम्मान दे दीजिए उस हिसाब से। भाई एक तरफ चिल्लाते तो बहुत है, पिछड़ों की आवाज तो बहुत उठाते हैं, पर पिछड़ों के लिए तो कुछ करा तो है नहीं। तो ये सबका साथ, सबका विश्वास की कैसे बात कर सकते हैं। आप देखिए आज 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया, उत्तर प्रदेश के योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कौन से ऐसे कार्य जो कर रहे हैं आप बताइए। जब ये सवाल मैं आपके चैनल पे आकर के भाजपा के अपने साथियों से पूछता हूँ, वो गिना नहीं पाते, 2 काम नहीं गिना पाते हैं। आप बताइए इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है। जो काम हमारे कार्यकाल में करे गए उसी का उद्घाटन ये भाजपा करने में लगी रहती है। तो जनता, जैसे अभी यशवनी साहब कह रहे थे कि जनता देख रही है, बिल्कुल देख रही है। जनता जो आप काम कर रहे हैं उन्हें देख रही है, समझ रही है, और आने वाले समय में जनता उसी बोर्ड की ताकत से आपको जिस तरीके से बंगाल से खदेड़ने का काम किया है ना, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश से 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता आपको उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगी। ठीक है, जवाब लेते हैं। अश्विनी साई जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप एक तरीके से लगा दिया कि जब भी वो पूछते हैं बीजेपी के लोगों से कि क्या काम किए, तो वो गिना नहीं पाते। क्या गिना पाएंगे आप कुछ? देखिए, मेरा ये कहना, इस पर अभी काम भी गिना दूंगा। मेरा ये कहना है, कोई भी मुख्यमंत्री हो और किसी भी दल की सरकार हो, वो जनता के पैसे से ही जनता के पूरे प्रदेश का विकास करता है। वो ना हमारा काम है ना उनका काम है, पहली चीज। इस पर हमको नहीं होना चाहिए।
लेकिन फिर भी मैं कहता की बात नहीं करेंगे वो। जब 2017 में हम आए तो जनता का काम है, विकास करना जनता का काम है। अरे भाई साहब, लोगों ने आपको मैंडेट दिया, ठीक है अतुल जी जवाब लेते हैं। आपको आप पे भरोसा करके इतना प्रचंड बहुमत दिया आपने। अतुल जी सुन ले, ठीक है कृपया अतुल सुन जी ले, जवाब लेते मैंने हैं, टोका आते नहीं हैं है आपके पास, आते हैं। हाँ अतुल जी बस सुन ले। दूसरा मैं ये कहता हूँ, आने वाले दिनों में हमारा काम भी दिखेगा और हमारी चीजें सब आपको बताई जाएंगी। समय आने पर आप लोग अगर आंख बंद कर लें तो कोई बात नहीं है। मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। मैंने एक छोटा सा कहा कि आज 30 मेडिकल कॉलेज वाला प्रदेश है, 2 एम्स वाला प्रदेश है, ठीक है। और इन लोगों ने जो काम किया था वो कहते हैं अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हो जाएगा तो एक्सप्रेसवे भी इनसे बड़ा बनाकर। लेकिन ये कहते हैं अभी अतुल जी सुन लीजिएगा, अतुल जी सुन लीजिए, मैं जानता हूँ बीच में बोलेंगे। समाजवादी पार्टी ने मेडिकल कॉलेज देने का काम करा। अरे 30 हमने दिया, 12 मेडिकल कॉलेज आपके पास से कहा दिया आपने भाई, 12 मेडिकल कॉलेज से 30 हमने किया है उसको। हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने का सपना हमने देखा है। 30 तक हम पहुंचे हैं, सरकार ने करा, 30 तक पहुंचे हैं। कहाँ आप लोगों ने क्या किया है भाई? और एक चीज बताए अतुल जी, बड़े विनम्रता से आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने बहुत काम किया, चलिए मान लेते हैं, आपका नारा भी था काम बोलता है, आपको जनता ने हटा दिया। सैफई में एक महोत्सव होता था, उसका कितना बजट था और वो सरकार जाने के बाद बंद क्यों हो गया? ये मुझे सरकारी बजट में पूछ रहा हूँ, वो बता दीजिए मुझे बस। आप सैफई पे चले गए? नहीं, ये भी सवाल है। सरकारी बजट की मैं बात पूछ रहा हूँ, वो भी एक विकास का काम है भाई। कोरोना काल में जो इतनी अतुल जी वही विकास का काम वो भी है। आप बता दीजिए, मुझे बता दीजिए सरकारी बजट उसका कितना था और सरकार जाने के बाद वो बंद क्यों हो गया? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, उसका आप लोग हिसाब नहीं देते हैं। और आप अरे भाई, हम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से नहीं पूछ रहे हैं, अब तो ये खर्चा हो गया, आप लोगों ने, आपकी सरकार नहीं है। अब आप मुझे बता दीजिए कि उसका कितना बजट था और वो क्यों बंद हो गया? अरे बता दीजिए भैया, मैंने बहुत विनम्रता से आपसे पूछा है अतुल जी, अतुल जी विनम्रता से पूछा है मैंने आपसे, बता दीजिए। आज वहाँ जो शेर तक जो सफारी में है जाकर के लोग जो देखने का काम करते हैं, सैफई में मेडिकल कॉलेज देने का काम करा, आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। मैंने तो बताया 2 एम्स दिया हमने, 15,000 करोड़ का जो आप लोगों ने रोड का वो काम किया था बिना जमीन तला से, उसको 11,000 करोड़ में हमने बनाकर तैयार कर दिया। पवन जी ध्यान दीजिएगा, 15,000 करोड़ का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन लोगों ने शुरू किया बिना जमीन को खरीदे, लेकिन हम लोगों ने 11,000 करोड़ में उसको बनाकर तैयार कर दिया। आप दोनों लोगों को रोकना पड़ रहा है, वक्त इतनी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया अतुल सक्सेना और अश्विनी साहिब जी, आप दोनों का एएनबी न्यूज़ पर चर्चा में भाग लेने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि जो जातियों की अब एक बार फिर से रस्साकसी शुरू हो गई है, और अभी सपा के प्रवक्ता भी जाने अनजाने बोली गए कि पिछड़ी जातियों को लेकर क्या किया। बिना जातियों के यूपी का चुनाव शायद संभव नहीं है और ये एक विडंबना है। लेकिन ये विडंबना आखिरकार जनता से जुड़ी हुई है और जनता इसको लेकर अपना क्या फैसला सुनाने वाली है, इस पर रहेगी एनबी न्यूज़ की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।